Hello everyone, I hope you all are doing great. So in the last video of our evolution chapter, we have discussed about Hugo de Vries, natural selection, survival of the fittest, Darwinian theory and many more. In this video, we will discuss about the Hardy-Weinberg principle. So let's get started with our new topic. What is Hardy-Weinberg principle? फॉर अ गिवन पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है एलील्स की, एलील्स क्या होते हैं? जो ऑल्टरनेट पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, मतलब हमेशा जीन्स जो हैं वो पेयर में अकर करते हैं, लाइक इट कैन बी ए और स्मॉल ए। तो ये जो पेयर्स हैं ये हमारे एलील्स हैं। तो पर्टिकुलर जीन जो है वो प्रेजेंट रहती है किसी भी स्पेसिफिक लोकस पे, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इज यूजुअली फिक्स्ड एंड रिमेन द सेम थ्रू आउट डिफरेंट जनरेशन। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स रहती है, सेम रहती है जनरेशंस तक। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में ये एक्सप्रेस किया गया एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू। ओके, इन्होंने ये जो पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी थी और हमारा जो एक इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी थी, इन्होंने इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन से दिखाया गया। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ओके, तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है उसने ये बताया था, एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, और ये कहा था कि एलील फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है एक पॉपुलेशन में, एंड दे कैन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये आगे जनरेशन आने वाली में भी ये कांस्टेंट ही रहती है। तो जीन पूल वो भी कांस्टेंट रहता है, जिसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इनकी जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी, like yes, p plus q का होल स्क्वायर। वी हैव डिस्कस द मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ये सेम वही है, बस यहाँ पे a और b की जगह पे p प्लस q ले लिया है, बाकी दिस इक्वेशन इज एक्जैक्टली सेम। p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इन सबका टोटल जो है वो हमेशा 1 आएगा। ओके, ये तो है मैथमेटिकली इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। p और q यहाँ पे एक्चुअली में है क्या? ये इंडिविजुअल की एलील फ्रीक्वेंसीज हैं। देयरफॉर p स्क्वायर जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस कंडीशंस दिखाता है। होमोजाइगस में कौन कौन से आ गए हमारे? कैपिटल ए भी आ गया और स्मॉल ए भी आ गया। और क्यू स्क्वायर जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी दिखाता है होमोजाइगस एलील्स की बाय क्यू एंड पी क्यू। पी क्यू जो है वो हमारा हेट्रोजाइगस की कंडीशन दिखाता है। ओके, जो चेंज है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में, कैन बी ट्रांसलेटेड और कलेक्शन और चेंज इन इक्वालिटीज विच कॉज इवोल्यूशन। यही सब जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे जीन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, यही क्या लेके आता है? इवोल्यूशन लेके आता है। तो कुछ फैक्टर्स थे जो कि इफेक्ट करते थे हार्डी-वेनबर्ग के प्रिंसिपल को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला तो था जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जीन का माइग्रेशन होना, जीन का एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन होना, इसको भी हम कहते हैं। ये भी एक फैक्टर था मेन, जिसकी वजह से हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। दूसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं कुछ जीन्स जो होते हैं हमारे आगे जाके कॉम्बिनेशन शो करते हैं, वो उनको बोला जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नंबर थर्ड इज नेचुरल सिलेक्शन, नंबर फोर्थ इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर फिफ्थ इज म्यूटेशन। ओके, एक एक के बारे में अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। व्हाट इज जीन माइग्रेशन? जब एक सेगमेंट किसी भी पॉपुलेशन का ट्रांसफर हो जाता है किसी और जगह पे, किसी और जीन फ्रीक्वेंसी के साथ जाके मिल जाता है, अपनी ओरिजिनल वाली से बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो जो नया पॉपुलेशन, नई जीन्स जो वहाँ पे बनती हैं, उस पॉपुलेशन में नई जीन्स जो ऐड होती हैं, एंड द सेम इज लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, और जो पुरानी वाली हैं वो पुराने पॉपुलेशन से वही जीन्स जो है वो लॉस्ट हो जाती हैं। इसको बोलते हैं जीन का माइग्रेशन। मतलब एक जीन, पर्टिकुलर जीन जो है वो एक जनरेशन से, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में माइग्रेट कर गया, जिस वजह से पुरानी वाली में उसका लॉस हो गया बट नई वाली में उसका गेन हो गया। ओके, जीन फ्लो क्या होता है? जब एक जीन माइग्रेट करता है यूजुअली उसको बोलते हैं जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑल्टर इन क्वालिटी रियकरेंस, मतलब कुछ भी क्वालिटी में किसी की रियकरेंस आ रहा है, जिस वजह से आर्बिट्रेरी ओकेजन या फिर बाय चांस जो है वो कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब फाउंडर इफेक्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो समटाइम्स द ऑल्टरेशन जो आता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी में इतना रेडिकल होता है कि जो नई पॉपुलेशन की जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं। जो फर्स्ट माइग्रेटेड पॉपुलेशन है फ्रॉम विच द वेरिएशन इमर्ज, जहाँ से वेरिएशन शुरू हुई है, उसको बोला जाता है फाउंडर स्पीशीज़, एंड दिस इम्पैक्ट इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट, और इसी इम्पैक्ट को हम बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स, जो ऑपरेशन है नेचुरल सिलेक्शन का डिफरेंट ट्रेड्स में, वो क्या क्या है? नेचुरल सिलेक्शन कैन लेड टू, किन किन चीज़ों को की वजह से नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है या उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? पहला स्टेबलाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन अगर हो रहा है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो एक एनवायरनमेंट में स्टेबलाइज कर जाएगी, इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो एक्वायर करेंगे कैरेक्टर वैल्यू। डायरेक्शनल चेंजेस क्या होते हैं? अगर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर फीचर्स ओवर देन द एवरेज कैरेक्टर वैल्यू, मतलब जब एक लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल में कुछ फीचर्स ऐसे आ जाते हैं एवरेज कैरेक्टर वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल चेंजेस। डिसरप्शन क्या होता है? जब मोर न्यूमरस इंडिविजुअल ऑब्टेन पेरिफेरल कैरेक्टर, बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल जो हैं उनमें पेरिफेरल कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि वैल्यू करते हैं बोथ एक्सट्रीम्स पे भी और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स पे भी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की,
इसका एक बार हम ग्राफ देख लेते हैं। ये पीक है हायर और नैरोअर की। ये है जब फिनोटाइप फेवर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ये है जब पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में पीक हमारी शिफ्ट हो जाती है। ओके, ये है जब दो पीक्स बन जाती हैं, तो ये सी वाला टाइप है। तो एक ब्रीफ अकाउंट अगर हम इवोल्यूशन के बारे में देखें तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 2000 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 2000 मिलियन ईयर्स एगो जो फर्स्ट फॉर्म थी लाइफ की हमारी अपीयर्ड ऑन द अर्थ, वो पहली बार हमारी लाइफ अकर की थी। ये सब सेलुलर थे। तो कुछ सेलुलर शेप्स जो थे वो क्रिएट हुए थे कैपेसिटी के, ताकि वो फोटोसिंथेसाइज करवा पाएँ, और इन्होंने O2 का डिस्चार्ज किया था, ऑक्सीजन का डिस्चार्ज किया था। और जो क्लाइमेट था ग्रेजुअली गॉट बी वेल्दी इन ऑक्सीजन, और क्लाइमेट में ऑक्सीजन जो था वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था। दिस इन टर्न एडवांस द इम्प्रूवमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ मोर हाई इम्पैक्ट शेप्स ऑफ लिविंग बींग्स, जिस वजह से धीरे धीरे जो एडवांसमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ अलग अलग शेप्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उस एरिया में वो बढ़ गया। स्लोली और ग्रेजुअली जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स बना लिए, और लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट फिश जो इवॉल्व हुई थी इनवर्टिब्रेट से वो हुई थी 350 मिलियन ईयर एगो, एंड दे वर प्रोबेबली जॉलेस फिश। इनकी जॉस प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए इनको जॉलेस फिशेस भी कहा जाता है। एंड एट अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 320 मिलियन ईयर्स एगो, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स इवॉल्व्ड एंड एग्जिस्टेड। सीवीड्स और कुछ प्लांट जो थे वो इवॉल्व हुए थे और एग्जिस्ट करने लगे थे। कोलेकेंथ इज अ लोब फिन्ड फिश, एक लोब फिन्ड फिश थी जो कि डिस्कवर्ड हुई थी साउथ अफ्रीका में, और जो कोलेकेंथ इज कंसिडर्ड टू हैव डेवलप्ड इनटू द स्टार्टिंग एम्फीबियस एनिमल्स, और यही कंसिडर किया गया था डेवलप इनटू द स्टार्टिंग एम्फीबियस एनिमल्स माना गया था, जो कि बोथ लैंड और वाटर में रहते थे। और जो एम्फीबियंस थे ये एंसेस्टर्स थे मॉडर्न डे फ्रॉग्स के और सेलेमेंडर्स के। एम्फीबियंस स्टेडली इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस धीरे धीरे रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। फिर एग्स जो थे एग रेप्टाइल्स के वो डू नॉट ड्राई अप इन सन, वो सन्स में ड्राई नहीं किए, अनलाइक एग ऑफ एम्फीबियंस। जाइंट फॉर्म्स जो थे जैसे कि टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट ऑन लार्ज फेल एंड गॉट बरीड इन द सॉइल, वो सॉइल के अंदर बरीड हो गए। सम ऑफ द रेप्टाइल्स रिट्रैक्ट बैक इनटू एक्वेटिक कंडीशन, कुछ जो थे रेप्टाइल्स वो वापस एक्वेटिक कंडीशंस में चले गए और इवॉल्व कर गए रेप्टाइल्स में, जैसे कि फिशेस। ये सब हुआ था लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लैंड रेप्टाइल थे जो कि डायनासोर्स, जो लार्जेस्ट डायनासोर्स थे जिसको बोला जाता है टायरेनोसोरस रेक्स, ये लगभग 20 फीट का था हाइट में, एंड हैड इनॉर्मस डेंजरस टीथ लाइक डैगर्स, इसके बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस टीथ थे डैगर्स की तरह। और लगभग 65 मिलियन एगो जो डायनासोर्स थे क्विक इनकाउंटर्ड मास एक्सटिंक्शन इनका हो गया था अर्थ पे, एंड सम ऑफ दीज डायनासोर इवॉल्व टू, इनमें से कुछ जो थे वो डायनासोर इवॉल्व हो गए थे बर्ड्स में, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं थी अर्थ की कि उनकी पॉपुलेशन उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाती। जो अर्लीस्ट मैमल्स हैं वो लिटिल एंड श्रियोलाइक, जो अर्लीस्ट मैमल हैं वो लिटिल होते हैं और श्रियोलाइक होते हैं। दे हैड टीनी साइज्ड फॉसिल्स, उनकी छोटे छोटे फॉसिल्स होते हैं। मैमल्स डेवलप टू बी विविपेरस, मैमल्स जो थे वो विविपेरस हो गए, मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दिस प्रिजर्व देयर फ्यूचर ब्लूमिंग एम्ब्रियोज इनसाइड देयर मदर्स बॉडी, जिस वजह से जो फ्यूचर ब्लूमिंग एम्ब्रियोज हैं वो मदर की बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। पाउच्ड मैमल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन का कमी है। एनी अदर मैमल्स, द लैक ऑफ कंपटीशन रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो लैक ऑफ पॉपुलेशन है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से आई है। यस, इट इज़ द डायग्राम यू ऑल कैन सी। सबसे पहले हमारी अर्थ पे ब्रायोफाइट्स आए, फ्रॉम हेयर यू कैन सी, या क्लोरोफाइटा, ट्रैकियोफाइट, राइनिया, साइलोटम, दीज आर, और इन सबसे धीरे धीरे ये सब हमारे इनका इवोल्यूशन हो गया। सो इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ अ इवोल्यूशन कि कब कैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे इवोल्यूट हुए और कैसे हमारी जो नई जनरेशन थी उसका फॉर्मेशन हुआ। दिस चार्ट इज इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो रीड इट वेल। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। या इट इज़ द सेम टेबल, आई थिंक यू ऑल कैन सी हेयर। सबसे पहले हमारे अर्ली रेप्टाइल्स आए, फिर अर्ली रेप्टाइल्स के बाद वो भी आए थे हमारे 350 मिलियन ईयर्स एगो, फिर उसके बाद आए सौरोप्साइड्स, फिर उसके बाद साइनेप्सिड्स, फिर पैलिडासोरस, फिर थिकोडॉन्ट्स, फिर थेरेप्सिड्स, उसके बाद डायनासोर्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर डायनासोर्स के बाद फिर टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, ट्यूरेटस, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड देन फाइनली मैमल्स। ओके, इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ धीरे धीरे एक स्पीशीज़ के बाद दूसरी स्पीशीज़ का। अब मैंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम देखते हैं। अराउंड
15 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो प्राइमेट्स जैसे कि जिसको हम बोलते हैं ड्रायोपिथिकस, ये एग्जिस्ट करते थे। ये जो एनिमल्स थे ये कंपेरेबल थे चिंपैंजीज की तरह और गोरिल्लास की तरह इन देयर लुक्स एंड वॉकिंग, मतलब चलने में और दिखने में ये चिंपैंजीज और गोरिल्लास की तरह लगभग लगते थे। फिर एक स्पीशीज थी जो कि रैमेपिथिकस, ये ज़्यादा कंपेरेबल थी मैन से, मतलब अगर हम उनको कंपेयर करें मैन से तो वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैन से सिमिलर थे। वाइल ड्रायोपिथिकस वाज मोर कंपैरेटिव टू गोरिल्लास, लेकिन जो ड्रायोपिथिकस थे वो गोरिल्लास की तरह सिमिलर थे। तो कुछ फॉसिल बोन्स जो थी जो कि सिमिलर थी ह्यूमन बोन्स से हैव बीन फाउंड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। कुछ ऐसी फॉसिल बोन्स जो है हमें मिली थी इथियोपिया में और तंजानिया में जो कि ह्यूमन बोन्स की तरह सिमिलर थी, वो इन्हीं लोगों की थी, ड्रायोपिथिकस एंड रेमिपिथिकस। तो 2 मिलियन ईयर्स एगो कुछ ऑस्ट्रोपिथिशियंस जो थे वो पहले रहा करते थे, तो मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। तो ये कहाँ पे पाए गए? ईस्ट अफ्रीकन एरियाज में, ग्रासलैंड्स में ज़्यादा पाए गए। दे एम्प्लॉयड वेपन्स मेड फॉर हंटिंग, इन्होंने कुछ ऐसे वेपन्स बनाए जो कि हंटिंग में इनके काम आते थे। नाउ दे ओरिजिनली हैड अ वेजिटेरियन डाइट, इनकी जो डाइट थी वो वेजिटेरियन थी, मतलब फ्रूट्स, पेड़ पौधे ये सब खाते थे वो। एंड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म, जो पहला ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म हुआ वॉज द होमिनिड एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड होमो हैबिलिस। सबसे पहला जो पाया गया ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म आफ्टर द ड्रायोप्थिकस एंड रेमिपिथिकस, तो इनके बाद जो पहला ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हुआ इसको बोला जाता है होमो हैबिलिस। ये पूछा भी जाता है कि पहला जो ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था, तो इट इज़ होमो हैबिलिस। इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी होमिनिड की वो लगभग 650 to 800 सीसी थी। एंड होमिनिड ऑल्सो रिमेन्ड ऑन प्लांट बेस्ड डाइट, तो जो हमारे होमिनिड थे वो प्लांट बेस्ड डाइट पे ही चलते थे, इनको और किसी से मतलब नहीं था। इनका जो ब्रेन का साइज था, जो 3 पॉइंट्स है इसमें मेन वो आप याद कर लीजिए। होमो हैबिलिस ये थे सबसे पहले, इनका ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो 650 to 800 सीसी थी और ये प्लांट बेस्ड डाइट लेते थे यूजुअली। तो फॉसिल जो कि पाए गए थे जावा में 1891 में, इट इज़ टू बी सब्सिक्वेंट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस। फिर उसके बाद कुछ ऐसे पाए गए कुछ स्पीशीज जो कि होमो इरेक्टस के थे, जो कि डेवलप हुए थे लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आते हैं, ये लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पाए गए। होमो इरेक्टस का जो ब्रेन साइज था, उनका सबसे बड़ा कैपेसिटी था 900 सीसी का, इनका था 650 to 800 सीसी का ब्रेन साइज था। तो अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे ह्यूमन की लाइफ फॉर्म थी जिनका ब्रेन साइज सबसे ज़्यादा था, तो वो थे हमारे होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन ईयर्स को पहले अर्थ पे पाए गए थे। दे आर प्रोबेबली नॉन वेजिटेरियन एंड ईट मिल्क, ये थे नॉन वेजिटेरियन और मीट लेते थे, बट जो हमारे होमो हैबिलिस थे वो प्लांट बेस्ड डाइट मोस्टली प्रेफर करते थे। ओके, इसके बाद आता है निएंडरथल मैन। इसके बाद निएंडरथल मैन के बारे में बात करते हैं। इनका ब्रेन साइज निएंडरथल मैन का लगभग 1400 सीसी था एंड दे रिसाइडेड इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया यूजुअली बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक। और इनका जो साइज था वो ब्रेन का 40,000 सीसी का था और ये पाए गए थे ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया में लगभग 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक। और निएंडरथल मैन जो थे यूज टू एनिमल हाइड्स टू प्रोटेक्ट, मतलब ये इन्होंने एनिमल की स्किन्स वगैरह यूज़ करने शुरू कर दी थी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये अपने डेड मेंबर्स को बरी कर देते थे सॉइल वगैरह में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ द होमो सैपियंस, जो कि हम लोग हैं, ये हमारी लास्ट पॉपुलेशन है। ओके, सबसे पहले क्या आया था हमारा सबसे पहले हमारा आया था होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, देन होमो निएंडरथलमेंस, फिर आता है हमारा होमो सैपियंस। ओके, तो होमो सैपियंस की अगर हम बात करें, ये अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए थे एंड दे रीलोकेटेड टू वेरियस कॉन्टिनेंट, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके ये रीलोकेट किए और इन्होंने अपनी डिफरेंट रेसेस फॉर्म कर ली थ्रू द आइस एजेस के टाइम पे लगभग 75,000 या 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमोसैपियंस इमर्ज, जो मॉडर्न आज के ज़माने के जो होमोसैपियंस थे वो इमर्ज हुए। और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट वॉज प्रोड्यूस अराउंड 80,000 ईयर्स एगो। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, जो हमारे केव बोलते हैं ना, गुफाओं की पे जो आर्ट्स बनी होती थी, जो हम लोग आज भी जिनकी हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक टाइम्स पे जो पढ़ते हैं कि उनमें कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, उनमें क्या क्या मैसेजेस पढ़े हैं, तो ये सब लगभग प्रोड्यूस हुआ था 18,000 ईयर्स एगो। एग्रीकल्चर डेवलप हो गई थी 10,000 ईयर्स पहले और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था उसके बाद। तो अगर हम इनके हेड का साइज देखें, यस इट इज़ लाइक दिस, तो इस तरीके से ये इवॉल्व हुए हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. This is the last topic for our evolution chapter. If you feel any problem related to any topic in this chapter, you all can comment, and also you all can ask anything related any topic of biology.
feel free please, because your exams are so close, you don't have any time left. So buck up with your syllabus and please start revising your concepts so that it will be easy for you all to get good marks in your boards. Okay, that's all for the day. I hope it is clear to you all. That's all for the day. Goodbye. Take care.